संगीत के सितारों की महफिल के आज के और अगले प्रोग्राम में होने वाली है एक हलचल। हलचल ये कि आज कुछ बड़े ही टेढ़े और बड़े ही कंट्रोवर्शियल सवालों का जवाब देने के लिए हमारी महफिल में आ रही हैं। आप जानते हैं कौन? सरस्वती का वरदान पाई हुई कोकिल कंठी सुरों की मलिका लता मंगेशकर। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। जी हाँ बहनों और भाइयों, आपके रेडियो दोस्त अमीन सायानी ने आज और अगले प्रोग्राम में लता जी से पूछने के लिए ऐसे सवाल चुने हैं जिन्हें न उनसे पूछने की हिम्मत कभी किसी ने की है और ना ही लता जी ने इन बातों के बारे में कभी कुछ बताया है। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। तो साहब लता जी ने उन टेढ़े कंट्रोवर्शियल सवालों के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आज हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत के इतिहास में पहली बार मैं जरूर उनसे वो सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, मगर 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 जरा घबराते हुए करूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि लता जी मुझसे नाराज हो जाएं और गुस्से में आकर मुझसे कह दें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम दिया जाए कि शहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ, तो बहनों और भाइयों, आप अब मुझे जरा गुड लक विश कर दीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू करता हूँ लता जी से वो कंट्रोवर्शियल बातचीत। अच्छा तो लता जी, मैं शुरू करता हूँ अपने सवाल जरा डरते डरते। वजह यह है कि देखिए, एक तो आप यानी लता हैं, सबकी यानी दिल में बसने वाली, और मेरी चूंकि आप दीदी हैं, हालांकि मैं दीदी कभी नहीं कहता आपसे क्योंकि आप लगती बहुत कम है मुझसे उम्र में। तो मैं, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने कई सवाल पूछने चाहे आपसे, लेकिन डरते रहे। क्यों? तो डरते रहे इसलिए कि लता जी नाराज हो जाए, क्या पता। तो मैं धीरे धीरे वो सवाल एक के बाद एक आपको पूछूंगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं देना है जवाब तो कह दीजिए नहीं देती हूँ जवाब। अच्छा, पहला सवाल तो सीधा सा है जी, मगर ये आपकी पैदाइश के बारे में है जी। वो ये कि कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ सस्पेंस आपने क्रिएट किया है कि आप कहाँ पैदा हुई थी। यानी कुछ लोग कहते हैं गोवा में पैदा हुई थी, और कुछ लोग कहते हैं इंदौर में पैदा हुई थी, तो कुछ कहीं और का बताते हैं। तो ये बताइए, आप कहाँ पैदा हुई थी? नहीं, सस्पेंस इसमें कुछ नहीं अमीन भाई। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है। इंदौर में हुआ? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि मेरी मौसी वहाँ रहती थी। हाँ। और
मेरी माँ जब मतलब मैं पेट में थी उनकी, तो वहाँ गई मौसी के यहाँ। तो पहला मतलब जो बच्चा होता है वो अपने मैके में होता है। तो वो वहाँ नहीं जा सकी जहाँ मेरी नानी रहती थी। अच्छा। क्योंकि छोटा सा गांव था। तो वो फिर इंदौर गई और इंदौर में सिख मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। कौन से मोहल्ले में? सिख मोहल्ला। सिख मोहल्ला, जी हाँ। और वाघ वकील का बाड़ा था वो। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये मैं साल तो नहीं पूछूंगा, मगर तारीख क्या थी? साल भी पूछे हैं क्योंकि आप सबको मालूम है 28 सितंबर 1929। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? ये 1939 तो नहीं था ना? नहीं, 29 था। 29। अच्छा, अब आपने ये एक बात बताई ना सिख मोहल्ले में। जी। तो ये अगला सवाल मैं यही पूछना चाहता था, और ये मतलब कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं है, सीधी बात है कि अब आपने सिख का नाम ले दिया, यानी वो भी आपके यूं कहिए कि परंपरा में बात जुड़ गई। वरना आप गोवा की भी कहलाती हैं, महाराष्ट्र की भी, एमपी की भी, इंदौर में पैदा हुई, गुजरात की इसलिए कि शायद माता जी आपकी गुजराती हैं, और बंगाली भी कहलाती हैं क्योंकि बंगाली बड़ी अच्छी बोल लेती हैं। तो ये काफी मतलब मल्टी स्टेट लता मंगेशकर हैं। मेरे पिताजी गोवा के थे, आपको पता है। माँ तो धुलिया की तरफ छोटा सा गांव है थालनी, वहाँ की थी। और मेरी माँ की जो माँ थी वो तो गुजराती नहीं थी, पर पिताजी गुजराती थे। अच्छा, मेरे नाना गुजराती थे। अच्छा। और उनको मतलब महाराष्ट्र से बड़ा प्यार था, मराठी भाषा से, और वो मराठी बोलते थे। अच्छा। गुजराती बहुत कम बोलते थे। तो इसीलिए, और मैं सिख मोहल्ले में पैदा हुई इसलिए मेरे बाल लंबे हैं। अच्छा, वैसे पंजाबी बोल लेती है? मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ। अच्छा, गाने बहुत गाए हैं। गाने बहुत गाए हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब आप गाने गाती हैं किसी भी भाषा में, तो बिल्कुल शुद्ध उस भाषा के नियमों को देखते हुए ऐसे गाती हैं कि जैसे लगता है कि उसी भाषा की बोलने वाली गा रही हूँ। नहीं, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ ना, जो गाना गा रही हूँ उसका मतलब मूड क्या है, बोलों के मतलब क्या है, वो मैं जान लेती हूँ। और बंगाली का क्या हुआ कि जब सलील दा यहाँ थे, हेमंत दा थे, तो वो लोग मेरे साथ कभी हिंदी में बात ही नहीं करते थे। ऋषि दा भी वो जब भी मुझसे बात करते थे की लता की होच्छे, इस तरह ही बात होती थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगी। फिर मैंने सलील दा को कहा कि मुझे बंगला पढ़नी है। तो आपको मालूम है बासु भट्टाचार्य, वो बिमलदा के यहाँ असिस्टेंट थे। बिल्कुल। तो उन्होंने वासुदा से कहा कि आप जाके लता को बंगला सिखाइए। तो वो आती थे मेरे पास। अरे वाह। और काफी दिनों तक मैं उनसे पढ़ना लिखना भी सीखती रही। अच्छा, लिखती भी हैं बंगला? जी हाँ, मैं लिखती थी और पढ़ती भी थी। जैसे उर्दू भी मैंने थोड़ी सी सीखी थी। अब तो थोड़ा भूल गई हूँ, पर शुरू में मैंने उर्दू भी पढ़ी थी। और तमिल भी पढ़ी है। तमिल भी पढ़ी? अच्छा, तमिल मेरे साथ मत बोलिएगा, मैं कहूँगा परवाह इल्ले। ओहो, அப்படியா? जैसे सब समझ गया।
पढ़ रहा है। क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मलिका लता मंगेशकर के बीच जो सुहाना संगम है, जो सुहाना बंधन है, इसके बारे में तो खैर आप जानते ही हैं। लेकिन आज मैंने आपसे कहा है कि कुछ जरा टेढ़े, जरा मुश्किल से सवाल मैं पूछ रहा हूँ लता मंगेशकर से। पहला सवाल तो खैर बड़ा सीधा साधा शरीफाना भोला भाला था, लेकिन अब लता जी जरा तैयार हो जाइए, आ रहा है एक जरा सा यूँ कहिए कि कंट्रोवर्शियल सवाल है। अच्छा। ये हुआ ये कि आपने एक बार इंटरव्यू दिया था मेरे स्टूडियो में दादा बर्मन के बारे में। जी हाँ। उसमें मैंने पूछा था आपसे कि ये सुना गया कि एक मोड़ ऐसा आया कि आप दादा बर्मन के रूप से अलग हो गई, और मैंने पूछा था क्यों अलग हो गई और फिर वापस कैसे आ गई। तो आपने ये तो बताया था कि वापस कैसे आ गई, और वो हुआ ये था कि दादा ने फोन किया कि लता हमारा पंचम के लिए गाना गाएगा, और वो गाना था घर आजा घिराए बदरा सावरिया, छोटे नवाब का, उसकी पहली फिल्म थी पंचम की। और तो आपने फौरन हाँ कह दी, और ऐसा लगा कि कभी अलग हुए ही नहीं थे। लेकिन ये अलग क्यों हुए थे ये तो आपने बताया नहीं, गोल कर दी बात हमेशा। तो आज तो मैं पूछ कर रहूंगा कि भाई क्यों आप दादा बर्मन जैसे इंसान से अलग हो गई। अमीन भाई, आपको शायद याद होगा कि एक दादा ने पिक्चर का म्यूजिक दिया था जिसका नाम था शायद मिस इंडिया। मिस इंडिया, अच्छा। और उसमें नरगिस थी हीरोइन। तो उनका एक गाना मुझे करना था। अब वो क्या पिक्चर थी और उनका क्या मतलब रोल किस टाइप का था नरगिस का, वो मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे बर्मन दादा ने कहा कि लता इसमें हमको मिठास चाहिए। मिठास चाहिए? तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मैंने उस तरह से थोड़ा सॉफ्ट वगैरह गाया गाना। उनको बहुत अच्छा लगा। और बाद में मालूम नहीं क्या हुआ, मुझे फोन आया कि नहीं लता गाना ठीक नहीं हुआ, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा दादा अभी आपको तो उस दिन अच्छा लगा था। नहीं हम फिर करेगा। मैंने कहा ठीक है दादा आप कीजिएगा। तो उन्होंने एक आदमी को कहा कि जाके लता से तुम डेट ले आओ। अब प्रॉब्लम ये हुई उस वक्त कि मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मैंने कहा मैं 5-6 दिन रिकॉर्डिंग कर नहीं सकूंगी, बाकी सबके डेट्स में मेरी फिक्स है। तो उस आदमी ने दादा को कुछ इस तरह, अब मुझे बाद में मालूम हुआ कि ऐसे कहा कि वो कहती है कि हाँ ये जब मर्जी अपना गाना बदलेंगे और मैं गाऊंगी, मैं तैयार नहीं हूँ, इस तरह कुछ हुआ। और आपने नहीं कहा था? तो मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो और दादा के साथ तो मैं कह ही नहीं सकती थी। मैं उनको अपने पिता समान मानती थी। तो उनको जाके जब कहा तो उनको गुस्सा आ गया। अच्छा हम लता से गाना नहीं लेगा ऐसे कहा उन्होंने, और वो गाना उन्होंने आशा से लिया। बाद में मुझे पता चला। तो हम लता से गवाएगा नहीं ऐसा कुछ कहा। तो मुझे किसी ने आके कहा, मतलब उनका कोई खास आदमी था, कि दादा कह रहे थे कि हम लता से गाना नहीं लेगा। मैंने कहा दादा क्यों नहीं लेंगे, मैं ही नहीं गाऊंगी। मैं कहा अगर उनको नहीं जरूरत, मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं गाऊंगी। और इस तरह से हम दोनों मिलना जुलना बंद हो गया और गाना भी बंद हो गया। और ये बात मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 साल तो चली। 7-8 साल? ओहो, तब तो लता जी शुक्र है कि वो जंग आखिर खत्म हुई छोटे नवाब के वक्त पंचम के गीत से, और फिर एक बार शुरू हो गया वो शानदार संगम जिसके तहत हा कितने जबरदस्त गीत बने थे। तो चलिए लता जी उन गीतों में से गीतों की माला बनाकर उनके मुखड़े मुखड़े सुन लेते हैं बर्मन लता के संगम की सुहानी याद में। पवन दीवानी
अच्छा लता जी, बर्मन दादा की धुनों से संवरे हुए इन गीतों की झलकों से पहले आपने कहा था कि जिस गीत पर अनबन हुई थी आपकी दादा बर्मन से, वो मिस इंडिया का था, जिसे उन्होंने आखिर आपसे नहीं बल्कि आशा से गवा लिया। अब आशा की जो बात चली हमारे प्रोग्राम में, तो लता जी देखिए एक और जरा थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन आ गया और वो ये कि देखिए लता जी, सुना गया कि एक जमाना ऐसा भी था जब आप और आशा एक दूसरे से कुछ खफा सी रहती थी और लोगों का कहना था कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ जलती हैं और दोनों बहनों की ये कोशिश रहती थी कि वो किसी न किसी तरह एक दूसरे से आगे निकल जाएं। कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं अमित भाई, जलने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। बातचीत हमारी कुछ साल बंद थी। उसकी वजह ये थी कि आशा 1947 में हम सबको बगैर बताए घर से एक दिन उठी और भोसले साहब के साथ जाके शादी कर ली उसने और निकल गई। अरे तो मेरी माँ बहुत नाराज थी। माँ ने कहा कि ये ऐसे घर से निकल गई, और बहुत छोटी थी, मतलब मेरा ख्याल 14-15 साल की। अरे बाप रे। हाँ, बहुत छोटी थी। तो बाद में क्या हुआ कि भोसले भी उनको हम लोगों से मिलने नहीं देते थे। तो लोग समझने लगे कि हम जलते हैं इसलिए नहीं मिलते हैं। हालांकि 47 अगस्त से मैंने प्लेबैक शुरू किया। मास्टर विनायक की डेथ के बाद फिर मैंने प्लेबैक देना शुरू किया, और मेरा भी काम मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा था। छोटे छोटे फिल्में मिल रही थी, मैं काम कर रही थी, और आशा भी ट्राई कर रही थी उस वक्त। तो बीच में काफी बड़ा मतलब गैप गया है जिसमें हम लोग ना मिलते थे ना बात होती थी। फिर जाके जब आशा के और मेरे कभी कभी डुएट्स आने लगे, तो जब डुएट होता था तो आशा को भोसले साहब कहा करते थे कि तुम बात नहीं करना लता से। अरे मगर वजह क्या थी? बस वो नाराज थे। उनको ये लगता था कि मैं आशा को गाने नहीं दे रही हूँ। अब ये तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मुझे जो काम मिलता था वो मिलता ही था, और बाद में आशा को जो काम मिलने लगा वो तो आशा का ही था। आशा का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल अलग था, और आशा के स्टाइल के गाने सबसे ज्यादा आशा ही गाती थी, और तो कोई नहीं गाता था। या गीता थी, पर गीता को भी उसने पीछे छोड़ दिया था और आशा गाने लगी थी। पर लोगों को थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ दोनों में लड़ाई करने के लिए मुझे कुछ कहना, उसको कुछ कहना, पर मैं कभी सुनती नहीं थी। मैं कोई बात भी करता था तो मैं कहती थी आप मुझसे मत बात कीजिए। आशा की मैं बुराई नहीं सुनती थी। पर हो सकता है कि भोसले सुनते होंगे, और वो एक्चुअली आशा से मेरा कुछ नहीं था, ना अभी भी कुछ है। था तो वो भोसले साहब की वजह से थोड़ा सा था, और बाद में उसको तकलीफ भी हुई बहुत। और फिर सोचा भी होगा आशा जी ने कि भाई ये मैंने क्या किया, अपनी बहन से, अपनी फैमिली से दूरी में। बाद में वो चुपके से घर में हमारे फोन करके मेरी मदर को वगैरह बुलाया करती थी। अच्छा। जब उसको बड़ा बेटा उसका हेमंत हुआ, हेमंत के बाद उसको वर्षा हुई, नंदू, तो नंदू हमारे यहाँ हुआ। अच्छा। तब तक आशा आ गई थी हमारे। अच्छा। तो उस वक्त वो बुलाया करती थी, माँ जाती थी, हृदयनाथ जाता था, और ये उषा वगैरह जाके उसको मिलते थे। पर वो कहती थी कि मैं दीदी से नहीं मिलूंगी क्योंकि भोसले साहब को अच्छा नहीं लगता। हो। असल बात ये है। अच्छा, ये बात थी। बहरहाल भाई अब तो खैर दोनों साथ एक हम ही लोग साथ ही रहते हैं, और कभी कोई ऐसा झगड़ा या, और एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे ये एक भाई और 3 बहनें हैं मेरे बाद। तो मैं अगर कभी किसी को कुछ कहूँ तो वो सर उठा के मुझे जवाब नहीं देते। और आशा को भी मैं कभी कभी डांट देती हूँ तो वो कभी मुझे ये नहीं कहती कि तुमने मुझे ये क्यों कहा। तो नहीं, उन्होंने मुझे बताया है एक इंटरव्यू में कि वो तो आपको इतना प्यार करती हैं और इतनी इज्जत करती हैं आपकी, कभी नहीं मुंह खोलती हैं आपके सामने। तो भाई आप दोनों ग्रेट बहनों का साथ वाला एक ड्यूएट हम यहाँ बजाना चाहते हैं, आप भी सुनिए और याद कीजिए वो जमाना। अब और फिर बताइएगा मुझे कि इस ड्यूएट के वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात करती थी कि नहीं करती थी? बरखा बहार दो दुनिया के द्वार, न जा मोरे
बताइए लता जी, इस गाने के वक्त यानी आप दोनों ने ड्यूएट गाया मिलकर, तो उस वक्त आपकी बातचीत हो रही थी या? नहीं, बिल्कुल बातचीत हो रही थी। और वो मुझे बार बार टोक रही थी कि तुम बहुत टाइम लेती हो, रिहर्सल करती जा रही हूँ, जल्दी रिकॉर्ड करो ना। अरे? मैं तंग आई हूँ बहुत गा के। अच्छा। तो मैंने कहा आशा पूरा गाना याद हो जाए तो अच्छा भी लगता है ना, जरा माइक के सामने जाओ। फिर म्यूजिक डायरेक्टर ये ना कहे कि ये ठीक नहीं आप गा रहे हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने कहा ये उनको चांस नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। तो वो नाराज हो गई थी मुझसे। अच्छा। मगर लता जी, यहाँ मैं आप दोनों का एक और अमर ड्यूएट बजाऊंगा जिसके शब्दों से आप दोनों की दूरी के जमाने के इशारे भी मिल जाएंगे। सुनिए। कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। और जब लता और आशा फिर आ गई एक दूजे के करीब, तब जो जबरदस्त गीत उभरे ना, उनमें ये ड्यूएट मेरा ख्याल है जरूर याद करते होंगे लोग आज भी। बहनों और भाइयों, आप भी सुनकर बताइएगा आपको याद है कि नहीं। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी चुराई आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, ओ झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को। लाज लागे रे लागे आधी रात को, लाज लागे रे लागे आधी रात को। बिना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को।
के सितारों की महफिल में मधुरता की मलिका लता मंगेशकर ने ये राज एक और खोला कि किस तरह लता और आशा में खिंचाव हो गया था और वो तनाव किस तरह दूर हुआ। जब लता जी, वैसे तो ये आशा का तो इमेज ही है कि वो कभी शोला कभी शबनम, मैं भी उन्हें बहुत उसी जमाने से जानता हूँ जब वो मिसेस भोसले थी। तो और दोस्ती बहुत है उनसे, वो भी अमीन भाई कहती हैं मुझे, और कभी कभी नाराज हो जाती है उनको मनाना पड़ता है। तो खैर वो आदत तो उनकी ये है कि दोस्ती करें तो दिलो जान से करती हैं, और अगर कभी किसी से ठन गई तो समझो कि उसकी खैर नहीं। मगर आपका स्वभाव लता जी हमेशा से बड़ा शांत और संतुलित और मिलनसार रहा है, तो फिर आपके साथ क्यों लोगों से अनबन का ये जो लेवल चिपका हुआ ये क्यों है? और अनबन भी ऐसे लोगों से जो ज्यादातर किसी से भी नहीं उलझते। अब आशा तो अलग बात है, वो तो उलझ सकती है, पर दादा बर्मन से आप अलग हो गई। देखिए आपने समझा दिया। खैर आज बहुत बड़ा ये राज था, ये खुल गया और लोग बहुत खुश हुए होंगे सुनकर। लेकिन एक और साहब हैं, थे मतलब, अब तो नहीं रहे वो भी, उनसे आपकी बड़ी जबरदस्त अनबन हो गई, सुना है हमने, और वो थे मोहम्मद रफी। अब ये बताइए कि रफी साहब से क्यों आप लड़ पड़ी, या वो आपसे लड़ पड़े, या दोनों रूठ गए एक दूसरे से? और आपने कभी रफी साहब के बारे में कभी किसी इंटरव्यू में कुछ बताया भी नहीं है, तो उस कहानी को भी छेड़िए और फिर रफी साहब के बारे में भी कुछ बताइए। अमीन भाई, ये क्या हुआ था कि हमारी एसोसिएशन थी प्लेबैक सिंगर्स की, और उसमें तलत साहब, मतलब तलत महमूद और मुकेश भैया, ये लोग सब मेरे साथ मतलब ये करते थे। मैंने उनको क्या बताया कि मैं रॉयल्टी लेती हूँ, प्रोड्यूसर मुझे रॉयल्टी देते हैं, तो हम लोग सबके लिए क्यों ना मांगे। हो सकता है कि कभी कभी किसी प्लेबैक सिंगर को काम मिलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका रॉयल्टी तो आती रहेगी। तो इसलिए मैंने ये जब कहा हमारे एसोसिएशन में, तो सब राजी हो गए। तो HMV ने कहा हम नहीं देंगे, आप प्रोड्यूसर से लीजिए। प्रोड्यूसर कहने लगे कि ये तो HMV को देना चाहिए। HMV ने कहा प्रोड्यूसर को हम ज्यादा देते हैं। इस झगड़े में ये तय हुआ, हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम गाएंगे गाना पर HMV में जाएगा नहीं। और इस तरह एक बिमलदा की पिक्चर प्रेम पत्र शायद, उसकी रिकॉर्डिंग हुई पर वो गाने HMV में गए ही नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने जब शुरू किया, तो महबूब साहब वगैरह, तो अब मैं नाम नहीं लूंगी, पर कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स और कुछ सिंगर्स ऐसे थे जिन्होंने आपस में तय किया कि भाई ये सब पागलपन है, हमें जरूरत नहीं है। और उसमें रफी साहब को भी उन्होंने खींचा। अच्छा, रफी साहब इतने सीधे थे, वो जो सामने वाला कहे वो मान जाते थे। अच्छा। तो एक दिन मुझे पता चला, मुझे मुकेश भैया ने आके कहा कि लता आज मीटिंग है, तो ये बात जरा तुम क्लियर कर लेना कि हमने सुना है कि 2-3 सिंगर्स हैं जिन्होंने HMV में रिकॉर्ड देने के लिए हाँ की है और वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अच्छा। तो मैंने फिर वो बात छेड़ी। मैंने कहा भाई ऐसा सुन रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हुई है, और कहा रफी साहब आप क्या कहते हैं इस मामले में? तो रफी साहब ने भी गाया था नेचुरली, उन्होंने कहा, तो वो जरा नाराज हो गए। मुझे कहने लगे देखो भाई हमारा तो कुछ नहीं है, हम गाते हैं, प्रोड्यूसर हमको पैसे देते हैं, बात खत्म हो गई। मैंने कहा बात यहाँ खत्म नहीं होती है, हम लोगों के गाने की वजह से उनके गाने चलते हैं, तो हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और मुकेश भैया ने भी कहा बिल्कुल सही लता कह रही है, तलत साहब ने भी कहा, और मुबारक बेगम थी, उन्होंने भी कहा। रफी साहब को एक हमारे सिंगर थे, उन्होंने जाके कुछ कहा कि ये सब लता गड़बड़ कर रही है। हालांकि अमीन भाई मुझे रॉयल्टी मिल रही थी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए मुझे तो रॉयल्टी मिल रही है, फिर आप क्यों इस तरह सोचते हैं? तो रफी साहब बहुत नाराज हुए। तो मुकेश भैया ने कहा कि भाई बोलिए रफी साहब क्या करना है? तो रफी साहब ने कहा मैं क्या बोलूं, ये महारानी बैठी है ना, इनको पूछो। तो मैंने कहा आप महारानी मुझे क्यों कह रहे हैं रफी साहब?
तो कहने लगे आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं गाऊंगा नहीं आपके साथ। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। अरे रे रे रे। और मैं वहां से उठ के बाहर गई और मैंने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को टेलीफोन किया और मैंने कहा रफी साहब के साथ डुएट हो तो आप मुझे नहीं बुलाएंगे, किसी और से ले लीजिए। ये इस तरह मेरे उनका झगड़ा हुआ। पर वो 3-3.5 साल में बीच में अपने जयकिशन जी थे, उन्होंने कहा कि लता जी आपका और रफी साहब का डुएट नहीं हो तो हम गाना बना नहीं सकते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है। और फिर जाके वो सुलह हुई तो मैंने उनसे लेटर लिखवा लिया था कि भाई मैंने जो कहा वो गलत था या जो। पर वहां से एक बात हुई कि वो रॉयल्टी का इशू खत्म हो गया और लोगों को रॉयल्टी नहीं मिली। हाँ, ये अच्छी बात आप कर रही थी, आपको तो मिल ही रहा था, आप सबके लिए कर रही थी। मिल ही रहा था, मुझे मिल रहा था, शायद और एक आध सिंगर को मिल रहा था। अच्छा लता जी, अब देखिए मैं एक काम ये करता हूँ कि आपकी और रफी साहब की जो अनबन हुई थी ना, उसी की कहानी मैं आप और रफी साहब के डुएट्स की झलकों के जरिए पेश करता हूँ और इस कहानी में बताया जाएगा कि किस तरह आप दोनों एक दूसरे से खफा हुए और फिर किस तरह एक हो गए। वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे, दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। साथी मेरे
दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। आपने संगीत के सितारों की महफिल में सुनी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के अलग होने और फिर दोस्ती हो जाने की कहानी। और अब इसी कहानी में मैं एक कारनामा और जोड़ता हूँ। लता जी जरा याद कीजिए, एक बहुत मशहूर गाना था जो जबरदस्त हिट हुआ था और हमारी गीतमाला में वो उस साल नंबर 1 पर बजा था, लेकिन उस गीत को आपने और रफ़ी ने अलग अलग गाया था फिल्म में, यानी 2 वर्जन में, एक मेल एक फीमेल। लेकिन आज मैं आप दोनों के पुनर्मिलन की खुशी में उस 2 अलग अलग गीत के वर्जन्स को एक ड्यूएट बनाकर पेश करता हूँ। जरा सुनिए और मजा लीजिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। सिखाया तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने तो होगे रो लेंगे अब, रोने तो होगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में
रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। हाँ अमीन भाई, आपने ये मेरा रिकॉर्ड बजाया, इससे मुझे एक बात याद आ गई। बोलिए बोलिए। ये गाना शमी कपूर जी के लिए था, रफी साहब ने गाया था। और जब वो पिक्चराइज कर रहे थे तो डायरेक्टर को ये लगा कि ये गाना हीरोइन का भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसका म्यूजिक अलग रख लिया, पर रफी साहब की आवाज पे सायरा बानू जी से उन्होंने एक्टिंग करवाई। वो गाना मतलब आवाज रफी साहब की और वो गा रही थी। और मुझे एक दिन बुलाया जय किशन जी ने और कहा कि लता जी ये गाना आपको करना है। तो मैंने जय किशन जी को कहा, मैंने कहा जय किशन जी इनका सुर तो बहुत ऊंचा है और अंतरा इतना ऊंचा है कि मैं कैसे गाऊंगी, पहले आप कोशिश तो करके देखिए। मैंने कहा ठीक है। फिर साहब गाना लगाया गया सामने और मैं वो पिक्चर देख के गा रही थी। और वो पिक्चर देख के फिर मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया। और उसके बाद उनको मतलब ऐसा मैदान खुला मिल गया कि बाद में उन्होंने जिया हो जिया एक गाना था, वो भी ऐसे ही करवाया मुझसे। और ओ मेरे शाहे खुबा, वो उसका भी इसी तरह रफी साहब का गाया हुआ गाना उस म्यूजिक पे मैंने गाया। तो इस तरह 3-4 गाने मैंने गाए थे। बहुत खूब भाई। खैर हमने तो खैर एक कदम और बढ़ाकर मिला दिया दोनों को। लेकिन कुछ रफी साहब के बारे में बताएं, कैसे थे वो आदमी? सुना तो बहुत है कईयों से, लेकिन आपकी नजर से उन्हें हम देखना चाहते हैं। रफी साहब बहुत सीधे आदमी थे, बहुत ही सीधे। और उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो जब बात करते थे तो बहुत सीधी, और बात बहुत कम करते थे। जब कभी मिलते थे तो 2-4 शब्द बोल के चुप हो जाते थे। अच्छा, उनको कभी गुस्सा आता था तो गुस्सा भी उनका पता चल जाता था कि अभी इस वक्त नाराज हैं। एक दिन मुझे मिले और रिकॉर्डिंग मेरी हो रही थी, तो उस जमाने में मैंने अपने मेहदी हसन साहब को सुना था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गाने उनके। तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में उनका कोई गाना गुनगुना रही थी ऐसे, तो उन्होंने सुना था। तो मेहदी साहब आए बम्बई और पता चला उनको कि मेहदी हसन आए हैं। तो रफी साहब आए तो उनको गुस्सा आया हुआ था, तो मुझे कहने लगे हाँ अभी सुनिए जाके उनको, वो आए हैं ना जिनका गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा रफी साहब आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस तरह जल के बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए ना, आपको तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छे लगते हैं? मैंने कहा आपके भी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं हमारा क्या है, हम तो फिल्मों में गाते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर अपनी अपनी पसंद है। मुझे आपका भी पसंद है, उनका भी पसंद है, पर ये मन में कुछ नहीं था। मतलब वो दिल के बहुत साफ आदमी थे और किसी बात का शौक नहीं। मैंने आपको पहले भी एक मर्तबा बताया था कि कोई मतलब पान, तंबाकू, शराब, सिगरेट कुछ नहीं, सिर्फ खाने का शौक था। ये भी मैंने सुना था उनके घर में एक दिन कि कभी कभी रात को आते हैं तो फ्रिज खोल के जो भी मिलता है खा लेते हैं। वो तो उनकी साइज से नजर भी आता था। पर जितने बीमार थे किसी को नहीं बताते थे। उनको बहुत प्रेशर की तकलीफ थी। कभी कभी रिकॉर्डिंग में पता चलता था उनकी शक्ल बदल जाती थी, पर बताते नहीं थे, गाते रहते थे। और अमीन साहब कभी कभी इतने अच्छे लोगों के साथ ना कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं घर वाले की उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उनको किसी ने संभाला नहीं। नहीं तो रफी साहब और भी रहते।
लता मंगेशकर के दिल में बसी हुई मोहम्मद रफ़ी की इन बड़ी ही जज्बाती यादों पर ख़त्म होता है लता की मुलाकात का पहला हिस्सा। ये वो मुलाकात है, बड़ी अनोखी मुलाकात बहनों और भाइयों, जिसमें कि मैं लता जी से पूछ रहा हूँ कुछ ऐसे सवाल जो शायद उनसे किसी और ने पूछने की हिम्मत नहीं की। इस कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश होगा हमारे अगले प्रोग्राम में। तो बहनों और भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल का अगला प्रोग्राम तो आप मिस कर ही नहीं सकते। सब कुछ हटाकर अपनी डायरी में लिख लीजिए, बल्कि अपने मन की डायरी में भी लिख लीजिए कि अगला प्रोग्राम भी लता मंगेशकर से पूछे हुए बड़े ही अनोखे और मुश्किल सवालों का आपको सुनना ही सुनना है। और किसके साथ सुनना है? जाहिर है मेरे साथ, आपके रेडियो दोस्त अमीन सायानी के साथ।